ओम शांति। वेलकम मंदा बहन। ओम बहुत शांति। थैंक बहुत यू। बहुत आपका स्वागत है। आज थैंक यू। आपको इस बगिया में देखकर, आपको पास पाकर हम सभी बहुत खुश हो रहे हैं। प्यारे साथियों, जिनको आप हमेशा दादी जानकी के साथ ट्रांसलेशन करते देखते आए हो ज्यादातर, तो ऐसे विशेष वक्ता कहेंगे, विशेष व्यक्तित्व कहेंगे, क्या क्या तारीफ मैं कहूँ, तो आज विशेष का अनुभव विशेष रीति से सुनने का लाभ मिलेगा। और आज आपका आना तो ऐसे लग रहा है जैसे ये कारेली बाग की बगिया में बाहर आई है। और चैतन्य फूल, जब फूल होते हैं बाहर आने से हिलते डुलते खुश होते हैं, तो ये चैतन्य फूल भी बाहर आने से खुश हो रहे हैं। और डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन भी इस सभा में शामिल है, हाजिर है आपको वेलकम करने के लिए। डॉक्टर साहब, मंदा बहन जी भी हमारे साथ है। आप दोनों हमारे मीठे आदरणीय बहन जी का स्वागत करें। ओम शांति बंदा बहन। ओम शांति। ओम शांति। आपको देखा भी दूर से है और नाम भी बहुत सुना है आपका, लेकिन सन्मुख मिलने का सौभाग्य आज मिला है। बंदा बहन सब है। कोविड ने सबको सन्मुख मिला दिया। हाँ, सबको हाँ, बिल्कुल। नजीक ला दिया, देश विदेश को नजीक ला दिया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक्स। जयंत भाई भी आपका हाथ हिलाकर वेलकम स्वागत वेलकम, सभी हाथ हिलाकर वेलकम कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सभी को। थैंक्स। हमको ये ना मंदा बहन जी, ये रिहर्सल हो रहा है। सतयुग में पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे बाहर, कहता है लंदन वगैरह जो है पिकनिक प्लेसेस होंगे, तो आजकल वर्चुअली हम लोग पिकनिक मनाने शाम को आ जाते हैं। कल मणि बहन से मिलने आ गए थे, आज आपके पास आए हो, आप हमारे पास, हम आपके पास, तो वर्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो फिर रियल हो हाँ जी, जाएगा। हाँ जी, शुरू कर। और मैंने सुना है आप सब अनुभव सुनना चाहते हो, तो मतलब यही कि कैसे हम ज्ञान में आए और कैसे हमारा ज्ञान में चलना हुआ। हर एक की कहानी कुछ अजीब सी ही होती है। और हमारा तो भाग्य यही रहा कि फर्स्ट टाइम जब दादी जानकी को मिले तो दादी जानकी की दृष्टि पड़ी। और आप सब तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी की भी आत्मा पर दादी जानकी की दृष्टि पड़े तो फिर उस दृष्टि से हिलना बहुत मुश्किल है। तो हमारा भी यही हुआ। बाबा कहते हैं ना कि एक ही तीर से घायल हो जाए। तो अगर किसी को सीखना हो कि ऐसे एक ही तीर से घायल कैसे किया जाता है किसी को, तो दादी जानकी से सीखे। और ये भी हमने बहुत देखा कि कितने लोगों को विदेश में मिलते हुए, कितने नॉन बीकेस को, कितने विदेशी लोगों को मिलते, जैसे दादी ऐसी दृष्टि देती थी कि उनको आध्यात्मिकता क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, इन सब की समझ जल्दी ही आ जाती थी। तो हमारा आना तो ऐसे ही हुआ कि आपने हेमा बेन का भी अनुभव सुना है। तो सबसे पहले हमारी माताजी ज्ञान में आई 1979 में। उस समय मैं 19 साल की उम्र की थी। तो मुझे याद है अभी भी। वैसे शुरू ऐसे हुआ कि हमारे एक बहुत ही परिवार के नजदीक के परिवार के थे जो अफ्रीका से आए थे। वैसे वो इंडिया में पहले रहे थोड़ा समय, फिर आए थे। कुमुद बहन उनका नाम था। तो वो आए थे और वो ज्ञान में चल रहे थे उन दिनों में, और उसी समय ज्ञान में चलते थे। तो जब लेस्टर आए, हम पहले लेस्टर में रहते, आप बाबू भाई को भी जानते हो, और मैंने सुना कि आप बाबू भाई को भी मिले। तो हम लेस्टर में रहते थे, तो कुमुद बहन आई थी वहाँ इंडिया से। तो शुरू में जब आना शुरू किया, उसके कुछ दिनों की बाद वो मेरे को बोलने लगी कि मंदा, आज मैं अपने 4 बजे योग में बैठी थी ना, तो तुम दिखाई दी, तो तुम योग मेडिटेशन सीखो। मैंने कहा कुमुद फोई, मेरे को नहीं सीखना है, थैंक यू वेरी मच। तो पहले तो मैंने नहीं माना। फिर दोबारा आई तो दूसरे दिन भी वही कहने लगी, मैंने तुमको अपने मेडिटेशन में देखा था, तो तुम आओ, तुम मेडिटेशन सीखो। मैंने कहा कुमुद फोई, थैंक यू वेरी मच बट नो थैंक यू। और फिर उस समय हमारी माताजी ने कोर्स किया,
तो उन्होंने कोर्स किया, तुरंत ज्ञान में आ गई। तो आप अपने गुजराती परिवार में तो खास ऐसे ही होता है ना कि माँ-बाप कुछ करे तो बच्चों को सिखाएँगे, उसमें माँ खास। माँ कुछ करेगी तो उनको होगा कि बच्चों को सिखाना है। तो हमारी माताजी ने कोर्स किया, फिर हम सबको कोर्स करना पड़ा। हम सब, मैं बड़ी सबसे, फिर हेमा बहन, छोटी एक तीसरी बहन है और भाई। तो जैसे कि एज हमारी क्या थी, मैं 19 थी तो राजू मेरा भाई 6 साल मेरे से छोटा, तो वो भी कितना होगा, 14 साल का होगा, 13-14 साल का होगा। तो हम सब संडे के दिन मेडिटेशन करने के लिए बैठते थे। त्रिकम काका आते थे, वो भी गुजराती थे। त्रिकम काका तो बहुत समय से उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो त्रिकम काका हमारे घर आते थे और हमको कोर्स कराते थे। ऐसे कुछ 2-3 बातें ज्ञान की थी जो वैसे जच गई थी। लेकिन अभी तक मुझे याद है कि मुझे संकल्प चलता था कि संकल्प तो क्या, मुझे ये था कि मेरे को, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, अभी उम्र थोड़ी बड़ी हो जाए, अभी तो मेरे को बहुत कुछ करना है, सारा दुनिया में घूमना है और बहुत कुछ करना है। तो अभी मैं सफेद साड़ी पहनना नहीं चाहती हूँ और अभी मैं 4 बजे उठना नहीं चाहती हूँ या 6 बजे भी उठना नहीं चाहती हूँ, इसलिए ये मेरे को नहीं करना है। ये मुझे याद है, ये 19 साल की उम्र में। और फिर तो हमारी माताजी तो जाती थी, क्लास में जाती थी सुबह को अपने टाइम पर। वहाँ लेस्टर में 5 बजे मुरली सुनाते थे उन दिनों में, 5 साढ़े 5 बजे होगा शायद। तो वो तो चली जाती थी क्लास में, फिर क्लास करके घर आ जाती थी 7 बजे तक, ऐसे तक। तब तो हम सोए रहते थे उस समय भी। फिर जो जाके जाती थी आ जाती थी। लेकिन मैं माताजी को ये भी कहती थी कि तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया है, क्योंकि अभी तो ये सब आप लोग करते हो। वैसे घर में तो वेजिटेरियन खाना होता ही था, तो उसमें और कुछ बात नहीं थी, लेकिन प्याज लहसुन जो चलता था वो माताजी ने तुरंत छोड़ दिया। और फिर घर में भोग लगाना शुरू तुरंत नहीं किया था उन्होंने। पहले तो हम लोग कहते थे कि हमको तो नहीं चलना है, तो थोड़ा खिटपिट हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा खास नहीं। हमारे पिताजी ने भी इतनी ज्यादा खिटपिट नहीं की, थोड़ी शुरू में की, लेकिन ज्यादा खिटपिट नहीं की। तो हमने तो चला ठीक है, हम तो अपना जीवन चलाएंगे जैसे हम चलते हैं। मैं नौकरी करती थी उन दिनों में, शुरू किया था नौकरी करना, इंश्योरेंस में नौकरी करती थी। तो फिर हमारी माताजी ने अपना चालू रखा, और 2-3 बातें थी जो मुझे ज्ञान की वैसे दिमाग में फिट हो गई थी। एक तो ये थी कि ये दुनिया का विनाश होने वाला है और हमारे जो भी मनुष्य हैं, सबको उतनी उन्हों को कुछ आत्मा को राहत देने के लिए आध्यात्मिकता की जरूर पड़ेगी। ये बहुत ही बात जच गई थी। विनाश होने वाला है, ये एक बात जच गई थी। दूसरी बात ये थी कि समय आएगा जब लोगों को इतनी जरूरत पड़ेगी रूहानियत की, आध्यात्मिकता की, तो उसके लिए लोगों को मदद चाहिए होगी। ये बातें जच गई थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था। फिर तो अपना जो करते थे, नौकरी पर जाना, घर आना, कुछ और तो बात नहीं थी, और घूमने-वूमने का कोई शौक नहीं था। सिर्फ नौकरी पर जाना, घर आना। और हमारा घर तो आप हमारी माताजी को जानते हो या नहीं पता नहीं, लेकिन वो बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही वाइब्रेशन, बहुत कुछ करने का उनको शौक था। तो हमारे घर में बहुत लोग आते-जाते रहते थे। हम लोग सब छोटे, तो मैं 19 साल की, हेमा बहन फिर 17 साल की, दूसरी बहन 15 साल की और भाई फिर 13 साल का। ये हम लोगों का था। तो हम लोग सब छोटे-छोटे थे, तो लोगों को भी हमारे घर आना बहुत अच्छा लगता था। तो हमारा घर तो जैसे कि ट्रेन स्टेशन, कोई आया, कोई गया, सबको सब शौक से हमारे घर में आते थे। ये लेस्टर की बात है। एनीवे, फिर तो हमने चालू रखा, लेकिन 20 साल, 21 साल की उम्र हुई, तो आप सबको पता है कि कैसे गुजराती परिवार में तो क्या, इंडियन परिवार में लड़की 16-18 साल की होती है, 19 साल की होती है। तो अभी समझते हैं कि लोग अभी तो इसकी उम्र हो गई, अभी कहाँ से लड़का मिले, तो इसको मिला देवे तो इनकी शादी हो जाए। तो ऐसे कुछ ना कुछ हमारे घर में भी आता था, कुछ सुनने को मिलता था।
तो मैं अपने पिताजी को यही कहती थी, अगर मेरे को इंडिया भेजना हो तो मैं कुछ सोचने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मेरे लिए नहीं सोचना कुछ। क्योंकि मुझे जब छोटे थे तो इंडिया से आए थे तो लगता था कि हाँ, हम विदेश जा रहे हैं। लेकिन मैं जब यहाँ आई तो मुझे बिल्कुल जैसे दिल जचती नहीं थे, इंडिया बहुत याद आता था। बहुत शौक होता था कि मैं इंडिया वापस जाऊँ और इंडिया से बहुत प्यार था और अभी भी है। तो हमको यही होता था कि हमको वापस इंडिया जाना है। जब ये मैं कहती थी ना, कोई लड़का है, मिलना है, तो मैं कहती थी कि अगर मेरे को उसको इंडिया जाना है तो मैं मिलूँगी, नहीं तो मिलूँगी नहीं। तो वो फिर बात खत्म हो जाती थी। हमारे पिताजी का तो यही था कि इंडिया जाना नहीं है, इंडिया अच्छा है लेकिन ऐसे सहज नहीं है इंडिया में रहना, इसलिए उनको तो था कि इंडिया में रहना नहीं है। एनीवे ऐसे ही चलता रहा। फिर जब मैं 21 साल की हुई तो पता नहीं क्यों ऐसे, और क्या है, हमारी माताजी क्या करती थी कि वो सेंटर में हर इंटरनेशनल योग जब होता है ना 3rd संडे, उन दिनों में हर एक अपने-अपने देश में 12:30 करते थे योग, ताकि 24 घंटा योग चलता रहे। तो 3rd संडे का योग होता था और फिर सेंटर पर भोजन होता था सबके लिए। तो हमारी माताजी कहती थी, आज मैं दोपहर को भोजन नहीं बनाने वाली हूँ, आप लोगों को अगर खाना है तो आपको सेंटर पर आके खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमने सेंटर में जाना शुरू किया। दूसरी बात ये थी कि माताजी जब उसने भोग शुरू किया ऑफर करना, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो खाना बनाएंगी, तो वो कहती थी अगर आप लोगों को खाना खाना है तो आपको स्नान करना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा। हम छोटे थे तो और तो कुछ था नहीं, हमारी जिंदगी पवित्र थी, वेजिटेरियन तो वैसे बचपन से थे, और तो वो भी नहीं था। तो वो कहती थी आप जाओ, स्नान करके जाओ, भोग लगाओ, फिर आपको खाना मिलेगा। और हमारी माताजी शिफ्ट हुआ करती थी, माना सुबह को जल्दी शुरू करके 2 बजे पूरा करना, या तो फिर 2 बजे शुरू करना, फिर रात को पूरा करना, ऐसे होता था। तो हम लोग अगर आते थे और हम खाना बनाते थे, तो हमको भी स्नान करना, खाना बनाना, भोग लगाना, फिर खाना खाना। इसी प्रकार से हमारा रूटीन माताजी ने बना दिया था। तो फिर वो चल ही पड़ा था। ऐसे धीरे-धीरे जैसे कि जो ब्राह्मण लाइफ़स्टाइल है, हमारे घर में आना शुरू हो गया। दूसरी बात माताजी करती थी, मुरली ले आती थी। उन दिनों में तो फोटोकॉपियर्स इतना सहज नहीं था, 1979, 1980 की बात है। तो वो कहती थी अगर हिंदी आता है ना, चलो ये तुम मुरली पढ़ो और मैं लिखती हूँ। तो ऐसे वो हम मुरली पढ़ते थे, फिर वो लिखती थी। तो ज्ञान में जाते नहीं थे, ऐसे ज्ञान सुनने के लिए नहीं जाते थे, लेकिन इसी प्रकार से हमारा समझो के ज्ञान में बुद्धि हमारी जैसे कि लगी ही रही। एनीवे 21 साल की उम्र हुई तो ये सब प्रश्न उठता रहता था, क्या करना है, शादी करनी है, शादी नहीं करनी है। तो एक तरफ था करनी है, दूसरे तरफ था नहीं करनी है, इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो शादी की झंझटें थी उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। एनीवे पता नहीं कुछ ऐसी बातें हुई तो मुझे हुआ, एक दिन सुबह को मैं उठी तो हम लोग 10 बजे उठते थे, 9 बजे उठते थे, 10 बजे उठते थे, फिर नाश्ता करते थे। तो एक दिन वीकेंड का समय था, सैटरडे होगा या संडे होगा, ऐसे कुछ होगा। तो मैं बैठी थी सोफा ऊपर और सोफा के बाजू में टेप रिकॉर्डर बजता था, टेप रिकॉर्डर होता था। तो मैंने टेप रिकॉर्डर की स्विच चालू की। तो स्विच चालू की तो ये जो दिव्य कहानी वाला गीत है ना, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की दिव्य कहानी, वो गीत शुरू हो गया। तो वो गीत शुरू हो गया तो जैसे कुछ मेरे बुद्धि को लगा कि ये तो कुछ नवीन बात है, कुछ नई बात है, कुछ अच्छी बात है। तो मुझे हुआ कि मैं भी जाती हूँ सेंटर पर। तो मैंने जब माताजी को बोला ना कि मैं सेंटर पर आऊँगी कब, तो वो थोड़ा सरप्राइज़ तो हो गई होगी, लेकिन उसने बताया नहीं कुछ। मैं दूसरे दिन सेंटर पर गई। जो मैं सेंटर पर गई तो मुझे एकदम जैसे कि एक अंदर की आंतरिक खुशी का अनुभव हुआ। वो खुशी का अनुभव हुआ तो मुझे ऐसा लगा, हाँ, ये बात मुझे चाहिए, ये खुशी की मुझे ज़रूरत है। उसके पहले तो मैं समझती थी, सब कुछ है, हम यंग हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो और बातों में क्यों हम जाएँगे। तो
वो खुशी का जो अनुभव था, उससे मुझे ये भी रियलाइजेशन हुआ, ये जो बात बताई ना कि बात जच गई थी कि हमारे दुनिया में हम लोगों को ऐसा समय आएगा जब ज़रूरत पड़ेगी आध्यात्मिकता की। तो ये मेरे को जच गई बात कि ऐसा समय आएगा तो लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम लोगों को वो दे सकेंगे जो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर खुशी नहीं है, वो प्राप्ति नहीं है, संतुष्टता नहीं है, शांति नहीं है, तो हम नहीं दे सकते हैं किसी को। ये रियलाइजेशन मैं समझती हूँ उस दिन फर्स्ट डे जब सेंटर में सुबह मुरली सुनने गई, तब मुझे हुआ। तो उसके बाद मैंने क्लास में जाना शुरू किया। रोज नहीं जाती थी, जब भी मन करता था तब जाती थी। तो ये है 1980 की बात। 1980 ना 1981 होगा, 1981 सितंबर की बात। तो जब हफ्ते में 1 बारी, 2 बारी या 3 बारी, 2-3 बारी क्लास में जाना होता था। फिर दिसंबर मास आया, यहाँ तो क्रिसमस में बहुत कुछ होता है, तो मुझे याद है फिर मैंने माताजी को बोला मैं कल से क्लास में नहीं आऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं आना। फिर भी सुबह हुआ, उठ के फिर मैं क्लास में गई। एनीवे फिर ऐसे क्लास में जाना शुरू हुआ, दिसंबर मास था। फिर 1982 1 जनवरी, अभी तक भी मुझे याद है, उस समय हमारी माताजी फर्स्ट टाइम मधुबन जा रही थी। तो मैं फिर क्लास में गई, वो क्लास में छुट्टी ले रही थी। तो बाबू भाई जिन्हों को आप मिले, तो बाबू भाई ने कहा उस दिन कि मैं जाती थी, मैं गई और कुसुम बहन फिर जा रही थी इंडिया, और हेमा जो जिनको आप मिले वो भी क्लास में थी। वो ड्राइविंग नहीं करती थी, मैंने ड्राइविंग सीख लिया था उस समय। तो बाबू भाई ने बोला अभी तो मंदा को रोज क्लास में आना पड़ेगा, क्योंकि हेमा को क्लास में आना है। अगर हेमा क्लास में आएगी तो फिर वो तो ड्राइविंग नहीं करती है, तो कैसे आएगी। तो इसलिए बाबू भाई ने चैलेंज दिया कि आपको रोज अभी क्लास में हेमा को क्लास में लेके आना होगा। तो उस समय हमने स्वीकार कर लिया, बस वही कि रोज क्लास में जाना है। तो उस दिन से लेकर 1 जनवरी 1981 से लेकर रोज क्लास में जाना शुरू हुआ। फिर मैं रोज क्लास में जाती थी। तो फिर शौक हुआ कि लंदन में उन दिनों में दादी जानकी होती थी, जयंती बहन होती थी। लेकिन मैं समझती हूँ दादी जानकी उस लंदन में नहीं थे, कुछ था मधुबन में थी, इसलिए जयंती बहन ही सिर्फ लंदन में थी। तो मैं नौकरी करती थी, फिर फ्राइडे को सीधा नौकरी से, जॉब से फिर मैं लंदन जाती थी बस में, और फिर संडे रात को वापस आती थी। तो मुझे लंदन जाने में बहुत अच्छा लगा कि सेंटर में फिर रहना, बहनों को मिलना, क्लास में जाना, सेवा करना, बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। तो मैं हर वीकेंड को गई जनवरी मास में। लेकिन क्या था उन दिनों में विदेशियों का मधुबन जाना दिसंबर जनवरी में होता था, क्योंकि छुट्टियों के दिन होते थे विदेशियों के लिए। तो सभी जनवरी दिसंबर में जाते थे। और जब भी मैं लंदन जाती थी तो कई लोग मधुबन से वापस आते थे, तो अपना अनुभव सुनाते थे मधुबन का। बहुत ही अच्छा अनुभव सुनाते थे, बाबा को मिले, मधुबन देखा और क्या भाषणाएं, ये सब सुनाते थे। तो ये जब मैं सबको सुना तो मुझे भी होने लगा कि मुझे भी देखना है मधुबन। लेकिन मैंने अभी तक निर्णय नहीं किया था कि ये लाइफ मुझे इसी जीवन पर जीना है। अभी फिर भी मैं जा रही थी, लेकिन पक्का नहीं था। एनीवे मधुबन वो लंदन जाने से मुझे लगा कि मुझे मधुबन जाना है। तो मैं फिर माताजी हमारी स्टिल मधुबन में, इंडिया में ही थी अभी तक। तो फिर मैंने जब घर आके अपने फादर को बताया कि मुझे इंडिया जाना है, तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं जाना है, क्योंकि उसके अगले साल ही हम मधुबन इंडिया होके गए थे, और उस समय फिर माउंट आबू भी गए थे और मधुबन भी चक्कर लगाया था। उस समय मैं समझती कुछ ना कुछ बुद्धि को लग गया, क्योंकि मधुबन से अभी तक प्यार है, खास पांडुबन से अभी तक प्यार है।
और जैसे ऐसे लग रहा मधुबन में जाने से, पांडव भवन में खास जाने से ऐसे लगा जैसे जानी पहचानी स्थान है, जाने पहचाने लोग हैं, जैसे मैं सबको जानती हूँ, यहाँ मैं आ चुकी हूँ पहले, रियली सचमुच ऐसे भासना आने लगी। उसके बाद मैं समझती हूँ बुद्धि में परिवर्तन आया। फिर एनीवे हेमा ने अपने फादर को परसुएड किया और कहा जाने दो ना, उसको जाना है तो जाने दो। तो फिर मैं मधुबन गई। तो अभी तक मुझे याद है फ़रवरी मास था, 4 या 5 तारीख फ़रवरी की थी और मैं मधुबन गई। और हम छोटा-सा ग्रुप ही विदेशियों का था उस समय। तो मधुबन जाने से बिल्कुल बुद्धि एकदम, जो पहले डाउट तो नहीं लेकिन वो जो निर्णय नहीं लिया था, वो निर्णय हो गया मधुबन में जाने से। ऐसे जैसे बताया ना, ऐसे लगा जाने पहचाने लोग, स्थान को जानना, और जैसे कि बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे गहरी रियलाइजेशन तब हुई जब हम बाबा आए थे, हम लोग मेडिटेशन हॉल में थे। हम 30-35 ही विदेशी थे और कोई नहीं थे, ज्यादा इतने ही थे। और हम बाबा के सामने बैठे थे और बाबा की दृष्टि, जब ऐसे ही बाबा की दृष्टि was just scanning the room, ऐसे देख रहे थे बाबा। तो जब बाबा की दृष्टि मेरे को पास हुई तो उस सेकंड, वो सेकंड नहीं थी, वो सेकंड जैसे कि अविनाशी सेकंड बन गई। और उस दृष्टि से ऐसे अनुभव हुआ कि यही मेरा बाप है और यही मेरे को जीवन जीना है। उस घड़ी में वो परिवर्तन आ गया और निश्चय हो गया। और जब अभी भी मुझे याद है, उन दिनों में तो हमारी पर्सनल मीटिंग्स होती थी बाबा के साथ। सो वो पर्सनल मीटिंग में फर्स्ट टाइम जब बाबा को मैं मिली तो बाबा ने मेरे को कहा तुम योगी हो ना? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं जो बात जैसी हूँ ऐसे बता देती हूँ। इसलिए दादी जानकी को भी मेरे से इसलिए प्यार था, क्योंकि मैं दादी के सामने एक और दूसरे के सामने दूसरा, ऐसे नहीं मुझे अच्छा लगता है, और दादी को भी वो अच्छा नहीं लगता था। तो उस समय बाबा ने भी मेरे को बोला कि तुम योगी हो ना? मैंने कहा नहीं। तो बाबा ने कहा तुमको याद करना अच्छा लगता है ना? मैंने कहा कभी कभी अच्छा लगता है, सहज है ना? तो मैंने कहा नहीं। तो एनीवे बाबा ने फिर उस समय बाबा ने कहा बाप को याद करने के लिए बाप की महिमा करो, महिमा करने से बाप सामने आ जाएंगे। जैसे सुनते हो ना, कोई कभी भी किसी की महिमा सुनते हो ना, तो ऐसे होता है ना कि जाए उसको देखे, उसको मिले। ये याद है ना आपको? मैंने कहा मैंने मधुबन की बात सुनाई ना आपको कि बहुत मधुबन की महिमा सुनी थी, तो मुझे था कि मैं जाके देखूं, मैं वहां जाऊं। तो वो बाबा ने मेरे को याद दिलाया कि कैसे मधुबन की महिमा सुनते हुए याद आता है ना। तो ये याद कि तो बाबा को भी ऐसे याद करो, जैसे महिमा करते हैं तो ऐसे होता है कि जाए उसके सामने, उसके पास जाके बैठे। ये सबसे पहला बाबा का वरदान था कि सहज याद हो सकती है, बाबा की महिमा करो। एनीवे वो मधुबन की जो जाने की का प्रोग्राम रहा या जब मौका मिला, इसमें ही मैं कहूँगी सारा जीवन हमारा परिवर्तन हो गया। उससे बाद तो और कोई प्रश्न ही नहीं रहा। मुझे याद है अभी भी जयंती बहन मेरे पास आई मधुबन में ही, बड़ी दीदी को भी मिली। बड़ी दीदी ने ऐसे एक्चुअली उसी समय बड़ी दीदी ने रिंग भी पहनाई थी, बैज भी पहनाया था, चेन भी दिया था। लेकिन जयंती बहन ने बुलाया मेरे को और कहती है मेरे को अभी तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, तुम्हारा क्या प्लान है? तो मैंने बोला मैं तो लंदन आके रहना चाहती हूँ। तो जयंती बहन कहती है ऐसा कभी नहीं बोलना, नहीं तो लोग कहेंगे तुम्हारे दिमाग को कुछ हो गया है, इसलिए तुम घर में ही रहना। मैंने कहा ठीक है। इन एनी केस मेरे को ये संकल्प आ गया था कि अभी मुझे लंदन में जाके रहना था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा था कि सेंटर में रहना है या बाहर रहना, ये कुछ सोचा नहीं था।
लेकिन अगर मैं किसी को भी बोलती थी कि मुझे लंदन में रहना है, तो सब मेरे को ऐसे कहते थे कि इतना सहज नहीं है, तुम ऐसा नहीं सोचना, मुश्किल होगा। जितना कोई मुझे ऐसा कहता था ना मुश्किल होगा या ऐसा नहीं सोचना, तो और ही मैं दृढ़ संकल्प करती थी कि मैं करके ही दिखाऊंगी। एनीवे, संकल्प उसी समय कर लिया था। फिर मुझे याद है एक बारी मैं दादी जानकी को मिलने गई, तो उस समय जयंती बहन भी थी। तो जयंती बहन कहती है दादी को कि ये मंदा कहती है कि वो लंदन रहना आके रहना चाहती है। तो मैंने उसको कहा अभी नहीं, सोचेंगे। तो दादी कहती है देख लेंगे। दादी ने तुरंत मना नहीं किया, दादी ने कहा देख लेंगे। लेकिन अभी भी मुझे याद है, मैं फर्स्ट टाइम जब मधुबन में दादी को मिली, तो दादी ने मुझे फर्स्ट टाइम नहीं था, दादी पैदल कर रही थी आंगन में, शीलू बहन के साथ पैदल कर रही थी और मैं दादी के सामने ओम शांति करने आई। तो दादी मेरे को देखने लगी और दादी उस समय कहती है इसकी बुद्धि अच्छी है। उसी समय, ये फर्स्ट टाइम मधुबन, और ज्यादा बात भी नहीं की थी दादी, इसकी बुद्धि अच्छी है। और दादी को कोई भी बात किसी की अच्छी लगती थी तो दादी ये ध्यान देती थी कि कैसे इस व्यक्ति की ये बात बाबा की सेवा में यूज हो। एनीवे, ये बात थी। फिर बस मधुबन बहुत अच्छा लगा, लेकिन मधुबन से दिल लग गई और मुझे ऐसा ही था कि अभी मुझे मधुबन में आके रहना है। एनीवे, वापस आई घर, फिर नौकरी शुरू रखी। फिर मैं जब लंदन गई मधुबन से आने के बाद, तब तक दादी वापस आ चुकी थी। तो दादी ने मेरे को बुलाया और दादी कहती है कि मैंने सुना है तुम लंदन आके रहना चाहती हो। मैंने कहा जी दादी, मैं लंदन आके रहना चाहती हूँ। तो दादी कहते हैं ठीक है, तुम्हारी जॉब है ना वो ट्रांसफर करा दो, यानी कि सेम जॉब लेस्टर से तुम लंदन में वो जॉब ले लो। तो पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि बहुत सहज हो गया। दादी ने तो तुरंत हाँ कर दिया, कैसे हो सकता है, और तो सब कहते हैं बहुत मुश्किल है। तो मैंने पहले माना नहीं। फिर मैं 2 सप्ताह के बाद दोबारा लंदन गई, तो दादी ने मेरे को दोबारा बुलाया और दोबारा मेरे को बोला कि तुम्हारी नौकरी ट्रांसफर कर दो। तो मैंने कहा दादी मेरे पिताजी तो ज्ञान में नहीं चलते हैं। तो दादी कहते ठीक है, उसको देख लेंगे। ये उस समय की बात है। उस समय वो ज्ञान में नहीं चलते थे, वो तो बाद में शुरू हो गया उनका ज्ञान में चलना, लेकिन उस समय ज्ञान में नहीं थे। एनीवे, तो मैंने जॉब ट्रांसफर के लिए बता दिया अपनी जॉब पर। मैं इंश्योरेंस में नौकरी करती थी, तो ट्रांसफर के लिए बता दिया, लेकिन बहुत टाइम लग रहा था ट्रांसफर आने में। तो मैं बहुत अधीर्य हो जाती थी और मैं दादी को पूछती थी दादी मैं छोड़ दूं वो नौकरी और यहाँ आके दूसरी ढूंढ लूंगी। नहीं कहते नहीं, तो वही जॉब है तुम्हारी, यहाँ लाके यहाँ तुम्हारी ट्रांसफर होनी चाहिए। तो मैं थोड़े थोड़े समय के बाद दादी को पूछती थी, दादी से सेम जवाब मिलता था, दादी कहती है नहीं। एनीवे, फाइनली 6 मास के बाद, ये मार्च मास की बात है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हाँ 6 मास के बाद मेरा ट्रांसफर आया। लेकिन जब ट्रांसफर आया तो उन्होंने मेरे को कहा कि वहां हम आपको ट्रांसफर कर सकते हैं लंदन में, लेकिन आपको यहाँ से जो आपको परमानेंट जॉब है वो आपको छोड़ के वहां 1 साल के लिए जॉब हम आपको देंगे, और 1 साल के बाद अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो फिर आपको छुट्टी करनी पड़ेगी। तो मैं दादी के पास गई और मैंने दादी को ऐसे बताया। तो दादी कहती है ठीक है, मैं जयंती से बात करूंगी। मैंने कहा बाप रे बाप, नहीं। उसके पहले क्या हुआ था, मैंने जयंती बहन को ये बात बताई तो जयंती बहन कहती है नहीं, तुम वहां जॉब छोड़ के यहाँ नहीं आ सकती हो, तुमको वही जॉब परमानेंट जॉब यहाँ मिलनी चाहिए। तो मैंने फिर मैंने जयंती बहन को, वो उन दिनों में तो ऐसे नहीं था ना कि एक बड़ा कोई राय दे तो दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए, वो स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मैंने स्वीकार नहीं किया जयंती बहन की राय और मैंने कहा मैं दादी को पूछूंगी, तो तुम आपको हर्जा है? तो जयंती बहन कहते नहीं, तुम भले दादी को पूछो। तो मैंने इंतजार किया, दादी नहीं थी उन दिनों में। सो फिर दादी आई, लंदन कहाँ बाहर थी, तो दादी आई तो मैंने दादी को पूछा। तो दादी कहते ठीक है, मैं जयंती को पूछूंगी। मैंने कहा बाप रे बाप, जयंती बहन तो मना करेंगी, उसने तो मेरे को मना कर दिया। तो दादी कहते हैं ठीक है, मैं बात करती हूँ।
अभी तक मुझे याद है दादी सोफा पर बैठी थी, फिर दादी मेरे को कहती हैं, मैंने जयंती से बात की तो जयंती कहती हैं कि आप मंदा को क्यों छुट्टी देते हो, ये भी बहन है, वो भी बहन है, वो भी आके रहना चाहती हैं, तो आप उनको क्यों छुट्टी देते हो। फिर भी मैंने जयंती को मनाया है, तो लेकिन एक शर्त से दादी कहती है, अभी मैं 22 साल भी पूरा हुआ था मेरा ना, 22 साल पूरा नहीं हुआ था अभी तक, 22वां चल रहा था। तो दादी कहती है, मैं बिल्कुल सेंटर में आके रोना नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। फिर दादी कहती है, जैसे मैं जयंती को नचाती हूँ ऐसे तुमको नचाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं नाचूंगी। दादी कहती ठीक है, लिख के दो, तुम कभी रोएंगी नहीं, लिख के दो तो तुम जैसे मैं कहूंगी ऐसे तुम करोगे। मैंने कहा ठीक है, तो ऐसे मैंने दादी को लिख के दिया, जो भी अभी तो याद नहीं है एग्जैक्ट वर्ड्स, बट ऐसे ही कुछ होगा। एनीवे, उसके बाद मेरा लंदन में जाना हुआ। तो वैसे मैं लंदन दादी के साथ कभी नहीं रही, साथ माना एक ही घर में नहीं, क्योंकि शुरू में जो घर था टेनिसन रोड जिसको कहते हैं, वहां मैं रही, दादी दूसरे घर में रहती थी। और मेरी नौकरी शुरू ही थी 1 साल, कब तक मैंने 2-3 साल नौकरी की चालू रखी सेंटर में रहने के बाद। 1982 अक्टूबर 82 3 4 5 8 3 साल मैंने नौकरी चालू रखी। फिर 3 साल के बाद जब कुछ जरूरत थी और मेरे को भी बहुत इच्छा थी कि मैं फुल टाइम बाबा की सेवा में रहूं, तो सेवा में बहुत ही इंटरेस्ट था। और दादी को फिर था कि इसमें कुछ है विशेषता, दादी उसको यूज करेंगी। फिर 1985 में दादी ने मेरे को बोला ठीक है, तुम नौकरी छोड़ दो। उस समय भी जयंती बहन ने फिर भी बोला, तुमको नौकरी छोड़ रही हो, लेकिन याद नहीं है, लेकिन जयंती बहन को नहीं था कि मैं नौकरी छोड़ू। जयंती बहन को तो था कि नौकरी चालू रहनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है, नौकरी छोड़ने के पहले, ये मधुबन की बात है, मैं दादी के साथ मधुबन गई थी। जनवरी मास था, नौकरी छोड़ने के 5-6 मास पहले, और मैं मधुबन में गई थी। तो उन दिनों में, अभी तो मैं समझती हूँ शायद वो लोग मुरली में से निकाल दे रहे होंगे, क्योंकि बाबा ने दादी कुमारका ओम शांति भवन में मुरली सुना रही थी, और मुरली में आया, स्पष्ट आया कि बाप दादा कहते हैं कुमारियों को कि नौकरी की टोकरी नहीं लेनी है। तो दादी बैठी थी सोफा पर, दादी के पाँव नजदीक मैं बैठी थी। तो दादी कुमार का दादी जानकी से बात कर रही है कि आप मंदा को नौकरी की टोकरी क्यों दे रहे हो, आप मंदा को छुड़ाओ नौकरी। तो दादी कहती है नहीं, ऐसे मंदा को नौकरी नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत ही शौक था मधुबन में रहने का। अगर दादी जानकी छुट्टी देती तो दादी कुमार का रखने के लिए तैयार थी। तो अभी मुझे याद है उसी समय वो जो मेरी ट्रिप थी, तो जाने से पहले मेरे को था कि मेरे को बहुत मधुबन में रहना है, मधुबन निवासी बनना है। तो ये भी बहुत अच्छा अनुभव है मेरा। तो मैं दादी के साथ मधुबन जा रही थी, तो हम क्लास में से छुट्टी ले रहे थे लंदन से, तो दादी कहती है मैं मंदा को लेके जा रही हूँ, लेकिन इस बार छोड़ के आऊंगी वहां। मेरी नौकरी अभी थी, मैंने नौकरी छोड़ी नहीं थी अभी तक। तो ये दिमाग में घुस गया कि हाँ, दादी मेरे को छोड़ के आएगी, मैं मधुबन में रहूंगी। फिर अभी याद है फर्स्ट टाइम उन दिनों में, अब जब मधुबन जाते थे ना, तो हम बाबा को पहले मिलते थे, पर्सनल मीटिंग बाबा को जाने के समय मिलते थे, फिर अपनी पर्सनल मीटिंग होती थी, फिर जाने समय छुट्टी लेते थे। तो मैं बाबा के सामने गई दादी के साथ, तो बाबा ने कहा कि ये तो मधुबन निवासी हैं, ये मधुबन वापस अपने घर आ गई। तो ये जो संकल्प था ना मधुबन में रहने का, वो ठप्पा लग गया इस संकल्प के ऊपर। एनीवे, कुछ समय थोड़े कुछ डबल विदेशी थे, तो बाद में फिर हम सब मिल रहे थे बाबा को। तो जब मेरा टर्न आया बाबा अव्यक्त बाप दादा को मिलने का, थोड़े समय के बाद, उसी विजिट में, उसी ट्रिप में, तो मैं बाबा के सामने गई। तो बाबा कहते अभी तुम क्या बन कर जाओगी वापस। तो मैंने कहा मेरे को वापस नहीं जाना है। तो बाबा ऐसे बैठ गए, बाबा कहते वो तो ठीक है, लेकिन जब जाओ
तो फरिश्ता बन के जाना, जो भी देखे वो कहे ये मधुबन निवासी ये फरिश्ता है, वे वापस आ गए। लेकिन मैंने कहा बाबा मुझे वापस नहीं जाना है। तो बाबा ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी इंचार्ज तुमको छुट्टी देवे तो बाप दादा को हर्जा नहीं है, बाप दादा तैयार है रखने के लिए। तो दादी कुमार का बैठी थी, मोहिनी बहन, दादी जी की मोहिनी बहन भी बैठी थी। ये 85 की बात है। तो मोहिनी बहन कहती है ये तो बहुत होशियार है, ये अपनी इंचार्ज को मना लेंगी। तो मेरे दिमाग में आ गया। तो फिर मैं जब दादी के पास गई और दादी को मैंने बोला कि ये हुआ, दादी ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन, दूसरा दिन हो गया, कुछ नहीं बोला दादी ने मेरे को पक्का था कि दादी कुमार का ने कुछ बोला होगा दादी जानकी को, क्योंकि दादी ने सुना। तो दादी फिर 2 दिन के बाद मैंने दोबारा दादी को पूछा, मैंने कहा दादी जी ने कुछ बोला आपको? तो कहती है किसके बारे में? मैंने कहा मेरे बारे में, मैंने ये जो बाबा को बोला था। दादी कहती है बैठो। दादी लेट रही थी, दोपहर रेस्ट का समय था, दादी लेट गई। फिर दादी ने मेरे को कहा तुम्हारा जाना अच्छा है, तुम विदेश में रहेंगी तो 1000 कुमारियों में एक बनेंगी, इंडिया में रहेंगी तो तुम बहुतों में एक होगी, इसलिए तुम्हारा जाना अच्छा है। मैं उस समय तो मान लिया, लेकिन अंदर से नहीं माना था, क्योंकि दादी कुमार का ने बोला दादी को कि मंदा रहेगी क्या। एनीवे वो तो फिर नहीं हुआ। फिर थोड़े दिन के बाद हमारा जाने का दिन आ गया, तो हम जाते थे तो बाबा से छुट्टी लेते थे। तो मैं बाबा के पास छुट्टी लेने गई, तो बाबा ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से छुट्टी दी। बाबा ने कहा तुम होशियार हो, तुम स्वतंत्र बनने में होशियार हो, तो अभी जाके औरों को भी स्वतंत्र बनाना, और जहां भी सेवा के स्थान बाकी हैं वहां निमित्त बना, ताकि वो निमित्त बन जाए। लेकिन मैं तो बहुत नाराज हो गई। नाराज इसलिए हो गई कि बाबा ने मेरे को छुट्टी दे दी और बाबा ने मेरे को मधुबन रहने के लिए नहीं बोला। तो मैं फिर ऐसे मुंह सूझ गया। और फिर दादी के पास तो मैं जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं ऐसे समय नहीं जाना चाहती थी कि मैं ठीक तरह से दादी से बात न कर सकूं। तो मैं दूर से दादी को देखती रहती थी और अवॉइड करती रही थी। फिर दादी ने मेरे को दूर से देख लिया। दादी ने कहा इधर आओ। दादी के पास गई तो दादी कहती है क्या है? तो मैंने कहा बाबा ने मेरे को छुट्टी दे दी। तो कहती है क्या करता था? मैंने कहा कि रख लेता था। तो फिर दादी ने मेरे को बात की, फिर मेरे से बात करने लगी, तुम जाओगी तो अच्छा होगा, ये वो। लेकिन दादी को लग रहा था मेरे फेस से कि मैं स्वीकार नहीं कर रही थी बात। एनीवे फिर दादी ने फाइनली बोला ठीक है तुम अभी जाओ, तो मैं मई मास में तुमको वापस भेजूंगी मधुबन। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे को था कि मैं इसमें सेवा कर सकती हूँ, ये सेवा कर सकती हूँ, यहाँ कुछ फायदा मिलेगा मेरे को। एनीवे फिर मैं गई वापस लंदन, और लंदन पहुंची वापस। फिर मई मास में दादी आ गई थी और दादी ने मेरे को बोला तुम जाएगी मधुबन? तो मैंने कहा ना। मैंने ना इसलिए किया क्योंकि वो एक और दूसरी बहन थी जिसने दादी को मधुबन में रखा। जहां मैं समझती हूँ सेवा में कुछ मदद कर सकती हूँ, वहां उसी बहन को रखा दादी ने। इसलिए मैंने कहा मैं जाके क्या करूंगी, तो मैंने फिर मना कर दिया। तो इसलिए फिर मधुबन में रहना नहीं हुआ। फिर उसी साल के अंत में दादी ने मेरे को बोला ठीक है तुम 3 मास मधुबन में आके रहो। और बाय इन बिटवीन मैंने नौकरी छोड़ दी, तो मैं 3 मास मधुबन में रही। उसके बाद मुझे पता चला कि हमारा पाठ मधुबन में नहीं है, हमारा पाठ विदेश में ही है, विदेश में रहना ही अच्छा है। उसके बाद वो जो संकल्प था मधुबन में रहना, ये संकल्प मैंने छोड़ दिया। फिर 85 से मैंने फुल टाइम सरेंडर होकर सेंटर में रहना शुरू किया। उसके बाद बहुत कुछ सेवा का मौका मिला, चांस मिला, बहुत कुछ। उस समय फिर जयंती बहन की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी, क्योंकि क्या था कि जयंती बहन ही थी जो दादी का ट्रांसलेशन करती थी बहुत करके। बहुतों ने दादी ने फेल कर दिया, बहुतों को दादी ने फेल कर दिया, क्योंकि दादी इंग्लिश समझती थी और अगर आप पूरा ट्रांसलेशन नहीं करेंगे तो दादी सबके सामने बोलती थी ये तुमने गलत किया, ये ठीक नहीं किया।
तो कई बेचारे थे वो नर्वस हो जाते थे, तो कोई ऐसा नहीं था जयंती बहन के बाद जो ट्रांसलेशन करे। तो दादी किसी न किसी को पकड़ के एक्सपेरिमेंट करती थी कि वो कोई ऐसा निकले। तो मेरा भी टर्न आया, तो मेरे को भी दादी ने ट्राई किया, मेरे को भी दादी ने फेल किया, बहुत बारी फेल किया। फिर भी मैं क्या है, मेरे को जितना जितना दादी बिठाती गई, ऐसे मैं और ही नर्वस होती गई। आप सोचे, जयंती बहन थी एक्सपर्ट, इंग्लिश में भी एक्सपर्ट, हिंदी में भी एक्सपर्ट, हर बात में एक्सपर्ट, और इतना दादी से गहरा संबंध उसका। और मैं तो नई थी, आजकल की आई हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती थी कि हिंदी वालों के सामने आप बैठो, क्योंकि वहां इंग्लिश हिंदी दोनों इकट्ठे बैठ के सुनते थे। तो अगर आप गलत करेंगे तो दादी कान पकड़ेगी उसी समय। तो जो हिंदी वाले बैठते थे उनको तो बहुत हंसी आती थी, उनको तो बहुत मजा आ जाता था। और जो ट्रांसलेशन करने वाला बेचारा था वो तो एकदम जैसे कि नर्वस हो जाता था। तो मैं भी नर्वस हो जाती थी। लेकिन अगर हम नर्वस हो जाते हैं तो फिर और ही गलती करने शुरू कर देते हैं। और तो मैंने निर्णय किया कि इनको हंसना है तो भले हंसे, दादी मेरे को कान पकड़ती हैं तो भले पकड़े। और ही मुझे फुर्ती आती थी कि मैं कैसे युक्ति करूं कि मैं भूलूं कुछ भी नहीं और मुझे याद रहे। तो मैंने इसमें पुरुषार्थ किया, अपना तरीका निकाला कि कैसे जो दादी बोलती हैं उसको याद करूं। तो जैसे मेरे सामने मैं शब्द जैसे मेरे मन के अंदर मैं लिख देती थी कि ये शब्द ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ऐसे में याद रखने का मैंने पुरुषार्थ किया। और ये भी बात थी कि अगर दादी के ट्रांसलेशन के लिए आपकी बुद्धि कहाँ भी गई, 1 सेकंड से भी कम सेकंड के टाइम के लिए अगर आपकी बुद्धि गई तो खलास। तो आप जैसे कि फिर वो लिंक है ना, वो टूट जाती है, वो लिंक टूट जाती है, तो फिर याद रखना मुश्किल हो जाते हैं। तो एकदम फोकस होके बैठना पड़ता है। तो वो मैंने अपने आप को ट्रेनिंग करना शुरू किया। और मुरली हिंदी, हाथ में हिंदी मुरली, इंग्लिश मुरली सुनना, फिर एकदम ध्यान देना, इंग्लिश के ऊपर ध्यान देना। तो इतना मैंने अटेंशन देना शुरू किया। तो जो मैं नर्वस नहीं हो जाती थी ना, इसलिए मेरा ट्रांसलेशन की आदत पड़ती गई, प्रैक्टिस होती गई। और जयंती बहन जब उनकी तबीयत ठीक नहीं, कुछ समय था जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका गला बहुत खराब रहता था, तो वो सिर्फ मुरली सुनाती थी, फिर दादी का क्लास मैं करती थी। तो इसी प्रकार से प्रैक्टिस हो गई। फिर ट्रैवलिंग के लिए मैं समझती हूँ, मैंने सब कई टोटल 30-40 देशों में मैंने ट्रैवलिंग की है, उसमें बहुत करके दादी के साथ। यूरोप में भी, अमेरिका में, फर्स्ट टाइम मैं अमेरिका गई तो दादी के साथ ट्रांसलेशन के लिए गई थी। ऑस्ट्रेलिया गई तो भी दादी के साथ ऑस्ट्रेलिया गई थी। सिर्फ अफ्रीका दादी के साथ नहीं गई थी, यूरोप में कई देशों में दादी के साथ ट्रांसलेशन के कारण करना हुआ। लेकिन दादी तो पता है ना, लेकिन ट्रांसलेशन का मुझे इतना अभ्यास हो गया कि कान से सुनना और मुख से बोलना, यहाँ से यहाँ नहीं जाता था, यहाँ से सुनना और यहाँ से बोलना। लेकिन उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑफ कोर्स उससे दादी के साथ एकदम नजदीक पने से संबंध, ट्रैवलिंग करना, दादी का ख्याल रखना। शुरू में तो दादी को कोई ब्राह्मणी नहीं थी। दादी पिछले 15-20 साल से ही दादी ने ब्राह्मणी रखना शुरू किया था। उसके पहले दादी ब्राह्मणी नहीं रखती थी। दादी अकेला जाती थी तो अकेला ट्रांसलेशन अकेला जाती थी, नहीं तो जो भी ट्रांसलेटर होता था वही दादी के साथ ट्रैवल करता था। और ट्रैवल इसलिए तो दादी के साथ ट्रैवल ट्रांसलेशन भी करना, किसी का पर्सनल ट्रांसलेशन करना, पब्लिक प्रोग्राम का ट्रांसलेशन करना और दादी का ख्याल रखना। दादी की चीज है, दादी की सौगातें हैं, टोलियां है, दवाइयां है, सब कुछ ध्यान रखना। तो बिग जॉब, बट उठो, जब से उठो, अमृत वेले से पहले दादी के पहले उठना पड़ता था, क्योंकि उनके लिए तैयारी करना, फिर अमृत वेला करना, फिर क्लास के लिए तैयारी करना, और फिर बीच बीच में जब भी टाइम मिले
तो उसमें और भी अपना कारोबार करना, 4 बजे से पहले उठ के दादी सो जाए उसके बाद सोना, उसके पहले नहीं सोना, क्योंकि सब तैयारियां दूसरे दिन की भी करनी होती हैं। तो मतलब जो बुद्धि की फुर्ती, शारीरिक फुर्ती कहो, जो भी फुर्ती कहो, यह अभ्यास अच्छी तरह से दादी की आंखों के नीचे हुआ। बहुत कुछ दादी से सीखने को मिला। और दादी को प्यार था, दादी को मेरे लिए इसलिए प्यार था कि जो भी दादी कहे वो करने के लिए मैं तैयार थी। और दादी को एक बात अच्छी नहीं लगती, अंदर बाहर एक अलग हो वो दादी को अच्छा नहीं लगता था, और मुझे भी वो बात अच्छी नहीं लगती है। तो जो बात जैसी है वैसी ही मैं दादी को हमेशा बताती थी। तो हमेशा मुझे दादी मेरे लिए दादी भी रही, फ्रेंड भी रही, माँ भी रही, टीचर भी रही, सब कुछ रही, क्योंकि दादी ने हर पार्ट बचाया और सिखाया कि कैसे इस प्रकार से हमको सीखने को मिलता है। तो ज्ञान में आने समय और जब तक दादी अव्यक्त हो गई तब तक नजदीक पने का अनुभव रहा। और दादी को ये था हमेशा कि अगर कोई को खास संकल्प है, दादी कोई की अवस्था, कोई भी बात ऐसी है जिसको किसी की अवस्था बनाने में मदद करती है, तो दादी हमेशा ध्यान खिंचवाती थी, और या दादी मदद करेगी हमको उस बात को आगे लाने के लिए। अभी दादी के अनुभव तो कितने हैं, कितने आपको बताओ। फिर दादी ने शुरू में 10-11 साल में लंदन रही, और लंदन में ग्लोबल कॉर्पोरेशन जो हाउस है, सो लंदन इंडिया के बाहर पहला स्थान था जो बाबा का स्थान बनाया गया था। तो उसमें भी हमारा विशेष पाठ रहा। दादी ने उस समय निमित्त बनाया कि कैसे बिल्डिंग का प्लान होना चाहिए, कैसे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स उसके साथ व्यवहार में आना, सारा बिल्डिंग का देखना, फिजिकल कंस्ट्रक्शन को देखना, फिर अंदर का सब कैसा होना चाहिए, ये सब मैं और रतन भाई हम 2 ही थे इसमें। वो 2 साल वो प्रोजेक्ट रहा, उसमें बहुत कुछ दादी के साथ नजदीक रहने से कारोबार में सीखने को मिला। उसके बाद फिर वो मकान जब बन गया तो उसकी सेटिंग करना, ये सब भी रहा। फिर उसके बाद जब रिट्रीट सेंटर लेने को आए तो दादी को था कि हमारे पास ऐसा स्थान होना चाहिए जहां हम लोगों को बुलाए और हम उनको अनुभव कराए। तो हम स्थान ढूंढ रहे थे, तभी भी हम बहुत सारे स्थान देखने के लिए दादी के साथ जाते थे। 40 स्थान मैं समझती हूँ हम देखे, लेकिन ये जब स्थान देखा तो अभी तक मुझे याद है, दादी साथ में नहीं थी, मैं थी, रतन भाई थी, और एक्चुअली शील दादी हमारे साथ थी, और हमने स्थान देखा। तो ये जो अभी रिट्रीट सेंटर का स्थान है, 18th सेंचुरी पलेडियन विला, और कहते हैं क्वीन विक्टोरिया भी वहां आई थी, और 1756 में बिल्डिंग बना था। और फिर दादी वो जब स्थान लेने को हुआ और वहां फिर सेवा शुरू हुई, तो दादी ने वहां सेवा के लिए बिठाया, और सारा कारोबार जो था दादी के साथ साथ एकदम, दादी हमारे पास हर 2-4 दिन शुरू में आती थी, हर हफ्ता आके 2-4 दिन रहती थी। जितना समय जाता गया तो फिर दादी सिर्फ भाई जो वहां रहने वाले भाई बहन हैं उनको रूहानी पालना देने के लिए आती थी। तो सारा कारोबार कैसे मधुबन के समान चलना चाहिए, ये सारा कारोबार दादी ने सिखाया। तो हमारे पास वहां ऐसे ही सिस्टम थी। अभी भी ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस है, वहां भी सिस्टम अभी भी ऐसी है, और उसके बाद डायमंड हाउस भी बना। तो अभी तो टाइम हो गया है, तो इसलिए मैं क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, बहुत कुछ सीखने को मिला, और देखा कि दादी के जीवन में बाबा के सिवाय और कोई नहीं था। जो भी दादी ने सिखाया
वो भी सब बाबा के साथ सीखी हुई बात हमको सिखाई। तो ग्लोबल रिट्रीट सेंटर अभी तो बंद है 2 साल से, क्योंकि पुराना मकान था तो सारा पाइप वर्क, यहाँ तो सारा पानी का है या पाइप्स हैं या वायर्स है, सब दीवारों के पीछे। आपको कहाँ भी जाएंगे कोई भी पाइप नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारा तोड़फाड़ हुआ है, तो उसका रिपेयरिंग हो रहा है, इसलिए हम वहां नहीं हैं। हम यहाँ छोटे से घर में रह रहे हैं, लेकिन बाबा ड्रामा जो भी है सब कुछ सारा कारोबार अच्छी तरह से चल रहा है। अगर चाहे, अगर स्क्रीन शेयर हो सकती है तो हम आपको दिखा सकते हैं रिट्रीट सेंटर के कुछ ऐसे सीन्स। बाबू भाई और वहाँ के भाई बहन कह रहे थे कि आपको दिखाना चाहिए वहाँ इनको, तो मैं स्क्रीन शेयर करूं, दिखाई देगा आपको? जी बिल्कुल करें। और अगर आपको अनुकूल है तो हम और आप दोनों 5-10 मिनट ओवर टाइम कर ले तो ये आज का मौका अच्छा है। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले आपके साथ। जी लेट मी सी फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट हियर वी आर। Okay, here we go. Share. Okay, दिखाई दे रहा है ना अभी रिट्रीट सेंटर? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये है, एक मिनट, व्यू द गैलरी। सो ये सब अंदर का है। मैं पहले अंदर का हाउस अंदर का दिखा रही हूँ। ये हमारे पास लिटरेचर स्टोर था, ये अंदर का हॉल है। ये सब आप जो देखते हैं सब गोल्ड था। और ये बाहर से दिखा है, ये गेट आप राइट में देख रहे हो, ये पीछे का है। 70 बेडरूम्स और 10-12 और कमरे। ये डाइनिंग रूम था। ये जब स्नो पड़ता है तो ऐसे हो जाता है, ऐसे दिखाई देता है। ये अंदर रिसेप्शन है हमारा, वहाँ कुछ लोग आए हैं, उनको मिल रहे हैं। ये भी अंदर का हॉल। ये डाइनिंग रूम है। ये जब सूरज उदय हो रहा है तब का है। ये स्टेयरकेस थी, वो बहुत पुरानी, जो पुराने जमाने में ऐसे करते थे। ये है, ये भी सारा गोल्ड, ये जो आप देख रहे हो ना सब गोल्ड है, गोल्ड प्लेटेड माना वो गोल्ड पेंट, सच्चे गोल्ड से पेंट करते हैं इसको। सोने का पानी समझो। हाँ, सोने का पानी, दैट्स इट, सोने का पानी। लेकिन अब ये सब टूटा, ये गोल्ड और जो दीवारें हैं वो सब नहीं टूटी फूटी हैं, वो तो ऐसे ही रहेंगी। लेकिन कहाँ वायरिंग है बदला है तो वो सब बदलेगा। लिटरेचर स्टोर अगेन। ये भी स्टेयर्स जो है, सीढ़ियाँ। ये सब बड़े बड़े झूमर दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत बड़े 5 फुट के झूमर। तो आप ये सोच सकते हो ये कमरा कितना बड़ा होगा, 5 फुट के झूमर। डाइनिंग रूम, ये बेडरूम्स। ये बाहर से, ये बाहर बगीचे में, ये बगीचा 50 एकर्स, 50 एकड़ का बगीचा। लेकिन वहाँ जो इंडिया में लोगों को जो बगीचा होता है ना, वो उनको फॉर्मल अच्छा लगता है। यहाँ लोगों को ये ऐसे खुला खुला अच्छा लगता है। फॉर्मल भी होता है, वो फिर अलग प्रकार का होता है, वो मैं दिखाऊंगी। ये ऊपर एरोप्लेन व्यू। सारा स्थान ये आपको दिखाई दे रहा है इसमें। और इसमें 70 बेडरूम्स। ये एक सिटिंग रूम है। ये पूरा हुआ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बगीचा। बाबू भाई ने खास बोला था सबको बताना। जी, ये है बगीचा। बाबू भाई का बहुत प्यार है हम सबसे। हाँ, बाबू भाई का बहुत प्यार है हम सब, आप सबसे, हमसे भी प्यार है। आपसे तो है ही है। तो ये है बगीचा इतना बड़ा, और व्यूज सब जगह से आप देखो व्यूज। तो ऑक्सफोर्ड शहर आपको दूर दिखाई देता है इसमें। ऑक्सफोर्ड, ये भी, ये स्टैच्यू भी है वहां पे।
इसको ये फॉर्मल गार्डन है, बस इतना ही थोड़ा फॉर्मल गार्डन है, और तो सब हिल्स और ये टेरेस बेड्स। यहाँ एक ये चर्च है हमारे ग्राउंड्स में, बगीचे में ये चर्च है, लेकिन ये चर्च हमारे में नहीं आता है, ये चर्च उन्हों का आता है। अच्छा, ग्लोबल रिट्रीट सेंटर। ये हमारे ऑफिस के बाहर का बगीचा है। यहाँ से मकान और ये सब आपको दिखाई देता है, फॉर्मल गार्डन। ये सब ये जो ये स्क्वायर्स हैं, ये रोज बेड्स हैं। दादी गुलजार ने इसमें कलर्स चूज किए थे, हर एक बेड के अंदर अलग अलग कलर के रोजेस हैं, दादी गुलजार ने सेलेक्ट किए थे। ये अच्छा लग रहा है, ये भी आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये पीछे से हैं। और ये सब बगीचे, ये सब हमारे इसमें आएगा ग्राउंड्स में जी। nearly finished। ये जब विंटर के बाद, ये समर के बाद विंटर आता है तो सब पत्ते झाड़ से निकल जाते हैं, जी। ये ऐसे रंग हो जाता है, इससे लगता है तब बिल्कुल गोल्डन। डॉक्टर साहब, फोटो से ही काम चल जाएगा कि फिर आपको रूबरू में ही ले जाया जाए, क्या करे चंपा बहन? डॉक्टर साहब आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? हेमा बहन, आपके यहाँ जो एक देव भाई रहते हैं ना, देव भाई, ये मंदा बहन है। हाँ, हेमा बहन 2-4 बार आई तो हेमा बहन का नाम याद रहेगा। मंदा बहन, हाँ, तो देव भाई यहाँ हमारे पास 1-2 बार आए हैं। हसमुख भाई, मीना बहन है ना, अच्छा, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो हाँ, तो कहता है यहाँ, मैं हाँ, हसमुख भाई के साथ जाता हूँ, मुझे बहुत हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं। यहाँ तो बैठे बैठे बहुत हमको बता दिया आपका, क्या बोले, रिट्रीट हाउस, ग्लोबल रिट्रीट हाउस। हाँ, बहुत अच्छा, फिर बहुत हम ये बगीचे में प्रोग्राम रखते थे कॉल्ड पीस इन द पार्क, अच्छा। जिसमें 10,000 लोग आते थे, 3 दिन में 10,000 लोग आते थे। तो इसमें ऐसे ऐसे हम ऐसे टेंट लगा के फिर बस 200 लोगों का भाषण होता था इस प्रकार से। और फिर एक साल था, बहुत बारिश गिरी थी इसलिए, और फिर ऐसे ये सब आप देखो ना, सफेद सफेद टेंट है, उसमें अलग अलग विषय पर भाषण चलते थे और मेडिटेशन लोगों को फिर सिखाते थे, और म्यूजिक कॉन्सर्ट रखते हैं। ये सब हमारे बगीचे में। और फिर लोगों को मैं वो इंटरनेशनल योग कराते थे आधा घंटा, तो 2,000 लोग बैठ के ऐसे योग करते थे। और बहुत छोटे बच्चों के लिए खास थिएटर रखते थे, तो बच्चों को जो पसंद है, ये छोटा सा यहाँ बिस्किट हाउस बना दे, सारा घर बिस्किट का बना हुआ है, आप देख रहे हो। ये शिव बाबा हाथ से बना हुआ 18 फीट का, और ये सब इंटरनेशनल योग में बैठे हैं। ये घर से ऊपर से फोटो लिया है, आप देख रहे हो, सब बैठे हैं बगीचे में योग करने के लिए। ये सब पब्लिक है, हाँ, बीकेज नहीं। अच्छा, बीकेज तो इसमें बहुत कम हो गए, सब पब्लिक हैं। आप बहुत करके सब पब्लिक ही देख रहे हो, बीकेज नहीं। ये हम ऐसे स्टेज बनाते हैं घर के सामने ही, एकदम आंगन में ही, और बहुत बड़ा स्टेज, वैसे तो बहुत छोटा लगता है यहाँ से।
फिनिश, लोग आ रहे हैं। हम काफी कुकिंग लेसन्स चल रहे हैं और काफी तैयारियां हम सब इंडिया से करके ले आते थे। सारी प्रिंटिंग, झंडा के कपड़ा, ये सब हम, ये जो झंडे आपने देखे सारे 200 झंडे ऐसे सारे बगीचे में लगाते थे, ऐसे जैसे दिखाई दे ना ऐसे, और सब कपड़ा सब कुछ इंडिया से ले आते हैं और बनवाते हैं। ये सब बीकेस हैं, ये सब पब्लिक थे, बच्चों के लिए ड्रामा करते थे। Anger is negative emotion. Cooking lesson. बस हो गया। और क्या दिखाया आपको? बहुत कुछ ऐसे हो। वाह, ये है हमारी वेबसाइट और ये भी एक तो ये स्लाइड शो है, लेकिन ये तो आप लोग देख सकते हैं। अभी अभी इस समय इस साल का बगीचा समर का। ये आजकल के सीन्स हैं सब। तो आप सबको निमंत्रण है, क्या करें अभी आप देखें, आप तो वैसे आप जा सकते हो वेबसाइट में जाके। आपने तो बहुत अच्छा दिखा दिया, खुश हो गया दिल सबका। सबका दिल खुश हो गया। देखो हाँ, यहाँ बैठे बैठे महिमा तो बहुत सुनी है, लेकिन देखा आज है। देखो आपने बहुत देख लिया ना। वेरी गुड, वेरी गुड। बाबू भाई तो है ना, जब तारापुर में भी सेंटर नहीं था तो छुगी दीदी के पास बड़ौदा में आए थे। और हम लोग उसके गांव में जाके तारापुर में प्रदर्शनी लगाई थी। सेंटर तो बहुत बाद में हुआ। तो बाबू भाई को याद है, अभी बाबू भाई 2018 में हमारे पास आए थे, भूपेन भाई और बाबू भाई। तो उनको याद है कि आप हमारे घर में आए थे उधर छोटे से गांव में। राइट राइट। इसलिए बाबू भाई ने बहुत अच्छा किया और आपने सब सिखाया तो बहुत। हमने तो शेयर कर लिया मिनेश भाई जी, हमने रिट्रीट के शेयर कर लिया। तो अभी अच्छी तरह देखना सन्मुखा। हाँ, सबसे बड़ा अच्छा तो आपके पुरुषार्थ की बात बहुत अच्छी लगी, जो मेहनत करके आप दादी के एकदम नजदीक आए। इसमें आपका जो सूक्ष्म पुरुषार्थ, अपने मन को एकदम सेटअप में रखना, ये जो मेहनत की, इसका ये बड़ा फल आपको मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। लेकिन ये मेहनत हम सबको भी सीखनी चाहिए कि कैसे कोई भी काम ले तो सिंसियरली उस पर एफर्ट करे, तो बाबा की मदद से हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, बड़ों का प्यार कैसे जीत सकते हैं। ये बड़ों का प्यार भी, उसका मिलना, वो भी अपनी सिंसियरिटी और अपना पिन पॉइंट एफर्ट्स जो आपने किए, इसीलिए आपको हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आप विश्व सेवा में हो ही वहां पर, तो और ही सबसे नंबर आगे लो, ऐसी हमारी शुभभावना है। और आप कुसुम बेन का परिवार ही, कुसुम बेन का बीज बहुत अच्छा है।
क्योंकि कुसुम बेन यहाँ भी मिलते हैं तो बहुत हमें उनके लिए बड़ा आदर है, जो इसके सारे फैमिली को इन्होंने कैसे उठाया, कैसे मेहनत जिगरी की है उन्होंने भी। तो ये भी एक बड़ा परिवार की कैसे बाबा ने उठा के इतना सुंदर परिवार सेवा में अर्पण हुआ, ये बहुत बातें आप बहनों से, दोनों बहनों से, लौकिक बहनों से भी सीखने को मिला है। विनेश भाई दूसरा सेशन भी बोलो। ठीक है। मंदा बहन टाइम हाँ। निकाल के अभी एक दूसरा सेशन भी करो तो अच्छा है। श्योर बात कर लेंगे मिनेश भाई से। विनेश भाई से बात करके दूसरा भी कहानी सुनाओ, बहुत अच्छा लगता है। इंदु बहन को भी बुलाना, इंदु बहन लेस्टर में रहती हैं बाबू भाई के साथ, आप उनको भी कभी बुलाना। मुझे जरूर। भूपेंद्र भाई ने भेजा है, नंबर वगैरह भूपेंद्र भाई ने भेज दिया है और डेट एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 1 महीने तक का करीब करीब फुल है, वो भी करेंगे, जरूर अरे करेंगे। वाह, आपके पास तो बहुत पॉपुलर हो गया है। बस क्योंकि एक नहीं 2 बहनें सपोर्ट कर रही है ना। क्या क्योंकि हमें तो यही कंफ्यूजन होता था, जब हेमा बहन को सुने तो लगता था मंदा बहन को सुन रहे, आज मंदा बहन को सुन रहे, तो हेमा बहन याद पड़ रही है, इसलिए चंपा बहन ने भी बीच में बोला ना हेमा बहन, तो स्वाभाविक है। और बहुत सारे वर्ड्स तो हुबहू है आप दोनों बहनों के, कोई अंतर नहीं, इतना गजब है। और जैसे शुरुआत में मंदा बहन जी, मैंने आपके परिचय में वाइल इंट्रोडक्शन मैंने कहा, ट्रांसलेशन तो मुझे हुआ कि ये कोई इंट्रोडक्शन होता है, तुमने कैसे किया, लेकिन वो मुख से किस लिए निकला, क्योंकि आपने हड्डी मेहनत ट्रांसलेशन में भी किया है। और इसलिए देखो क्या कमाल है कि वो हमने उस बात की तारीफ इसलिए हमसे हो गई, मुझे पता तो आज पड़ा, लेकिन आपने कितना कंसंट्रेशन इसके पीछे किया है। और जब आप सुना रहे थे तो मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा था आपको, और मन में यही बात उठी कि सुनाते सुनाते स्मृतियों के सुनामी में आप डूब ही गए, सुनाते सुनाते स्मृतियों के सुनामी में आप डूब ही गए, और हमें भी भिगो दिया, भरपूर कर दिया आपने, तो हमें भी उससे भरपूर कर दिया। और क्या कहे आपके लिए कि दादी के प्यार और पालना में हम तो बिना मोल ही बिक गए, ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा वो नहीं उस वक्त नहीं था, लेकिन दादी के प्यार और पालना में हम तो बिना मोल ही बिक गए। और जिस अदा से शुरुआत में आपने जो बात कही कि इंडिया से प्यार था और है, ये बहुत मीठी और अच्छी बात है। क्योंकि जब भारत से कई लोग विदेश जाते हैं तो जैसे कि हिंदी बोलना तक जैसे भूल जाते नहीं है, लेकिन ये शो ऑफ करने की बातें है। लेकिन आपने जिस प्यार से भारत के प्रति की भावना दर्शाई कि प्यार था और है, ये सराहनीय है। तो साथ साथ मंदा बहन मैं ये भी कहूंगा कि आपका ट्रांसलेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन हेमा बहन भी कोई कम नहीं है, ये भी ख्याल करना पता है। और हमारा रिश्ता नाता भी गजब का है। देखो हेमा बहन अभी आजकल लंदन में है, ठीक है ना, आपके पास है, तो जब तक वहां थे तो हम लोग भी अमेरिका में थे, अब वो लंदन आ गए तो हम भी लंदन में आ गए हैं, तो हम लोगों का भी एक दूसरे से तो बता रहे थे। तो बहुत अच्छा है, आपसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा, और फिर एक डेट जरूर शेयर करेंगे, तो उसमें खास करके दादी के साथ की बातें, क्योंकि समय कम पड़ गया, तो फिर जरूर करेंगे। सचमुच जब मंदा बहन सुना रही थी, मैं बाबा से रूठ गई, तो मैं सोच रहा था, मैं कहा देखो कितना अधिकार रखते हैं भगवान पे, मैं नाराज हो गई। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, जैसे घर में बच्चे होते ना, माँ बाप से रूठ जाते हैं कि मेरे को क्यों। तो सचमुच मुझे इतनी खुशी हुई, ये है बाबा से प्यार का संबंध। सचमुच मैं लॉकडाउन में लोग कहीं आ जा नहीं सकते, लेकिन मिनेश भाई और डॉक्टर साहब ने पूरा विदेश घुमा दिया, और अब लंदन के चक्कर है। बहुत बहुत थैंक्स है डॉक्टर साहब का भी, आप सबका भी, लॉकडाउन का भी और बाबा का भी। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। आपका भी 2 मिनट आप सबको दृष्टि दे और बाबा की याद में फिर पूरा करेंगे। थैंक यू। में तेरे हम पलते रहे, हर दिल कहता यही, प्यारी दादी माँ
जो तुझ में देखा जग में कहीं भी नहीं। आंचल में तेरे हम पलते रहे, हर दिल कहता यही। प्यारी दादी माँ जो तुझ में देखा जग में कहीं भी नहीं। ऐसा तुम सहसी